शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड। पार्टिकुलरली हम इसको एनर्जी सेक्टर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी जोड़ करके देख सकते हैं। क्या इंडिया स्विच कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की तरफ में? इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। शालू अग्रवाल के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप ऐसे फ्यूचर के लिए इमेजिन करिए, कल्पना करिए, जहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है आपका एडवाइज़र बन जाता है। सब मामलों में बिजली से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ये आपको सारी जानकारी दे रहा है। ये आपको बताता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के बारे में, अलग अलग टाइम, दिन में सवेरे कितनी चलाया मैंने, दोपहर में कितनी चलाया, रात को कितनी चलाया, अलग अलग महीने में मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, अलग अलग सीजन में मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता हूँ। ये मुझे नोटिफिकेशन देते रहता है, नोटिफाई करते रहता है। पावर टैरिफ चेंज होते जा रही है, ठीक है, रेट कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, इसके हिसाब से आप प्लानिंग करिए अपनी एक्टिविटीज़ को ड्यूरिंग लो टैरिफ पीरियड। ये हमें ये भी बताएगा टू एप्लियंसेस दैट आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा बिजली की खपत कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको चेंज कर देंगे, नई खरीद करके लाएंगे। एंड सजेस्ट करता है ऑप्शन टू रिप्लेस देम विथ न्यू एफिशिएंट वंस। ये हमें ये भी बताएगा कि आप जो है ट्रेड कर सकते हैं सोलर पावर के साथ में डायरेक्टली विथ यूअर पीर्स। आपके जो साथी वाले जो लोग हैं इनके साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं पावर को डायरेक्टली फ्रॉम यूअर पीर्स। ऑल दिस ऑन ए मोबाइल ऐप। और ये कैसे होगा, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ही हो जाएगा। इंडिया आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आने वाला है। लगभग 5.5 मिलियन स्मार्ट मीटर जो है इंस्टॉल्ड किए गए हैं इंडिया में, एंड 100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है अभी सैंक्शन किए गए हैं स्मार्ट मीटर सरकार दे रही है। टारगेट रखा गया है कि हम रिप्लेस कर देंगे 250 मिलियन कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिक मीटर चल रहे हैं विथ प्रीपेड स्मार्ट मीटर बाई 2025-26। सरकार कौन से मीटर लगाना चाहती है? सरकार लेकर के आएगी प्रीपेड स्मार्ट मीटर 2025-26 तक। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इस इनिशिएटिव को थ्रू ए रिजल्ट लिंक्ड ग्रांट कम फाइनेंसिंग। क्या नाम रखा गया है? रिजल्ट्स लिंक्ड ग्रांट कम फाइनेंसिंग स्कीम टू हेल्प पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। किसकी हेल्प कर रही है सरकार? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज की सहायता कर रही है, जिनको हम डिस्कॉम कहते हैं। एंड बिकम फाइनेंशियली साउंड एंड एफिशिएंट टू डिलीवर बेटर सर्विस। इनके पास मेनली जो कमी जाती है वो फाइनेंस की जाती है, तभी जाकर के ये एफिशिएंट तरीके से बिजली को डिलीवर कर सकते हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर को। लेकिन कह जरूर रहे हैं हम, आने वाले टाइम में लंबे समय के लिए ये चैलेंजेस होने वाला है। टेक्नोलॉजी बेनिफिट का हमें कैसे करके फ़ायदा उठाना चाहिए। एक रिसेंट स्टडी आई थी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं इसको, CEEW। इसमें ये पता चला है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्मार्ट मीटर हैं, स्मार्ट मीटर यूज़र्स हैं, ऑलरेडी बिगन टू एक्सपीरियंस सम ऑफ द टेक्नोलॉजी बेनिफिट। आपको जो नए नए मीटर मिले हैं उन नए मीटर से आप ऑलरेडी से टेक्नोलॉजी बेनिफिट उठाना चालू कर दिए। स्टडी ने कवर करी थी 2700 अर्बन हाउस होल्ड्स को। अर्बन मतलब शहरी घरों की बात करी जा रही है, जो कि यूज़ करते हैं प्रीपेड या फिर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर को अक्रॉस 6 स्टेट। उनमें से आधे यूज़र्स तो ऐसे थे जहां पर रिपोर्टिंग हुई थी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है बिलिंग रेगुलारिटी में, टाइम में आपके पास बिल पहुंच जा रहा है। इसके साथ साथ में 2/3 ऐसे हैं उनका कहना है पेइंग बिल्स हैड बिकम ईजियर। उनका कहना है कि हम बिल बहुत आसान तरीके से पेड कर पा रहे हैं। उनमें से 40% यूज़र्स ऐसे हैं अलाउडेड टू मल्टीपल को बेनिफिट। इनका कहना है कि हमें मल्टीपल को बेनिफिट हो रहे हैं, जैसे कि ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस।
इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है इसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ड्रॉप इन इंस्टांसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी नहीं हो रही है, एंड इम्प्रूव्ड पावर सप्लाई टू द लोकेलिटी, हमारे एरिया में बिजली की सप्लाई बेहतरीन तरीके से होने लगी है। फैक्ट वाली बात यह है कि 70% जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर यूज़र होते हैं उनका कहना है दे वुड रिकमेंड द टेक्नोलॉजी टू देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव। हम तो कहेंगे कि हमारे दोस्त भी और रिलेटिव भी इनका इस्तेमाल करें। ये जो फाइंडिंग है हमें कॉन्फिडेंस देती हैं कि इंडिया का जो स्मार्ट मीटर ट्रांजिशन है इज़ हीडिंग इन द राइट डायरेक्शन, ये चीज़ एकदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हमको कुछ रोड बम्प्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कमजोरियाँ भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आधे जो यूज़र्स हैं वर नॉट यूजिंग द स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एंड मैनी वर अनेबल टू एक्सेस डिटेल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जिनको डिटेल वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिल रहा है, लीविंग देम डाउटफुल अबाउट देयर बिल कंप्यूटेशन, और यहाँ पर फिर उनको संदेह रहता है कि कैलकुलेशन सही करा है कि नहीं करा है, गड़बड़ बिल तो नहीं दे दिया है। सॉल्विंग दिस हेल्प ब्रिंग ए स्मार्ट मीटर रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि स्मार्ट मीटर रिवोल्यूशन आ गया है इंडिया में। फिर एक्टर्स, हाउ एक्टर्स कैन सेटअप, कैसे करके एक्टर्स को आप सेटअप कर सकते हैं। इंडिया मार्चेस टुवर्ड इट्स विजन ऑफ ए फाइनेंशियली साउंड एंड डिजिटलाइज्ड पावर सेक्टर। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि हमारा पावर सेक्टर फाइनेंस रूप से साउंड रहे, अच्छा रहे। इसके अलावा पावर सेक्टर को हम डिजिटल बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्मार्ट मीटर इंटरवेंशन हम लेके आए हैं। इट मस्ट परस्यू ए यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन होना चाहिए था, ठीक है। आपको यूज़र सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी लेकर के आना चाहिए था। यहाँ पर 4 सजेशन दिए जाते हैं हाउ डाइवर्स एक्टर्स कैन सेटअप। पहला सजेशन दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक नेशन वाइड कैंपेन चला सकता, पूरे देश भर में उसे कुछ कैंपेन चलाने चाहिए थे, कुछ अभियान चलाने चाहिए थे, ताकि एजुकेट कर सके कंज्यूमर्स लोगों को कि आप स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। एंड इम्प्रूव द अपटेक ऑफ स्मार्ट मीटर, और कहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करें, और ऐप का भी आपको इस्तेमाल करना है। द ऐप शुड बी एक्सेसिबल टू यूज़र्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड प्रोवाइड एक्शनेबल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन। अब ऐप का इस्तेमाल प्रत्येक यूज़र को करना है, चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसके अलावा प्रोवाइड करना है एक्शनेबल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ में उनको बहुत सारी टिप मिल जाए, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस ऐप के माध्यम से, तो और भी बेहतर हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूज़र का जो सर्टिफिकेशन है स्मार्ट मीटर के साथ में उसको हम लिंक कर देते हैं, उनकी एबिलिटी टू एक्सेस एंड डेसिफर ऑनलाइन बिल्स एंड परसीव टेक्नोलॉजी बेनिफिट। स्मार्ट मीटर कितना सक्सेस हो पा रहा है ये किस पर है? ये इस बात पर निर्भर है कि उनका बिल आप कितना बढ़िया तैयार कर रहे हो, टेक्नोलॉजी उसकी कितनी मदद कर पा रही है। तो जो हाई यूज़र सेटिस्फिकेशन है आसाम एंड कहाँ की बात करी जा रही है, हाई यूज़र सेटिस्फिकेशन इन आसाम एंड हाई अपटेक ऑफ द मोबाइल ऐप इन बिहार। सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन आसाम के यूज़र हैं, और सबसे ज़्यादा मोबाइल ऐप कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? बिहार के लोग। इंडिकेट, इससे ये पता चलता है कि जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑन हाउ टू स्केल स्मार्ट मीटर यूसेज फॉर डिस्कॉम इन अदर स्टेट, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अदर स्टेट में हम कैसे करके ये जो कमी चल रही है हमको उसको हम स्थापित कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की बात यह है, ये जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं मस्ट गो ऑन द प्रोग्राम एंड टेक द ड्राइविंग सीट। डिस्कॉम कंपनी को भी ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा। जो मेजॉरिटी ऑफ स्मार्ट मीटर होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, इनको डिप्लॉय किया जाए किसके द्वारा? एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, ठीक। AMISP ने इनको डिप्लॉय किया है,
और ये रिस्पॉन्सिबल है इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द AMI सिस्टम फॉर द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, मतलब 10 साल का टाइम पीरियड है। इंस्टॉल करने की बात, ऑपरेशन में कोई दिक्कत वाली बात है तो ये जिम्मेदारी लेगा। डिस्कॉम को क्लोजली वर्क करना चाहिए AMISPs के साथ में, ताकि आप इंश्योर कर सकें स्मूथ इंस्टॉलेशन को एंड रिचार्ज एक्सपीरियंस फॉर यूज़र्स टू लीवरेज स्मार्ट मीटर डाटा फॉर रेवेन्यू प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर इंगेजमेंट। तीसरे नंबर के जो प्रयास किए जाने चाहिए वो क्या है, ये जो डिस्कॉम्स हैं, चाहे वो डिस्कॉम कंपनी हो, सिस्टम इंटीग्रेटर हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, इनको आपस में कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। कोलैबोरेट करना मतलब होता है सहयोग करना। टू डिवाइस का मतलब होता है तैयार करना है इनोवेटिव एंड स्केलेबल डाटा सॉल्यूशन। सब लोग मिलकर के साथ में आएंगे और डेटा सॉल्यूशन ये लोग निकालेंगे। स्मार्ट मीटर डाटा का हमें इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है, ये फंडामेंटल चीज़ मानी जाती है। इनकी ट्रू वैल्यू प्रपोजिशंस को अनलॉक करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा एक इकोसिस्टम का जो कि बढ़ावा देगा इनोवेशन को। कहाँ पर? एनालिटिक्स में इनोवेशन चाहिए, डाटा होस्टिंग में, शेयरिंग प्लेटफॉर्म में, एंड इनेबल की एक्टर्स टू कोलैबोरेटिव टेस्ट एंड स्केल न्यू सॉल्यूशन। चौथा जो प्रयास करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर और जो रेगुलेटर हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा रेगुलेशंस को। इससे एम्पावर मिलेगा कंज्यूमर्स को, ठीक है, ताकि नया जो रिटेल मार्केट आने वाला उसका ये फ़ायदा उठा सके। करेंटली जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स हैं कंसर्निंग फेस आउट ऑफ पेपर बिल, हमें पेपर बिल को ख़त्म करना है, एरियर का एडजस्टमेंट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिचार्ज अलर्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा कि लोगों को जल्दी जल्दी पता चल जाए, आसानी से पता चले कि हमारा बिल ख़त्म हो गया है। बफर टाइम, रिबेट एंड डाटा प्राइवेसी आर स्कैटर्ड अक्रॉस डिफरेंट रेगुलेटरी ऑर्डर और सिंपली मिसिंग। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल लिखा गया है ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड लिखा गया है। भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। भारत के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया के सामने अभी मौजूद हैं और उनका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर ये मेनली फोकस करता है। इंडिया के लिए यदि हम बात कर लें, हम देख रहे हैं यूरोप में वार की कंडीशन चल रही है, टेंशन चल रहे हैं ईस्ट पैसिफिक नेशंस में, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि कंसर्निंग पैदा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया के सामने वो जो बड़ी समस्या है वो है चाइना की। करंटली ऑन ए मेजर डिप्लोमेटिक कम स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव एक्रॉस एशिया, जो कि पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाते जा रहा है, स्पेशली वेस्टर्न एशिया में। दिस इज फर्दर accompanied बाई ए डिस्प्ले ऑफ इट्स नेवल प्रोव्स इन सीज अराउंड मच ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। पार्टिकुलरली बात करी जाती है कि किस प्रकार से सागरों के ऊपर, ठीक है, ये अपना कब्जा जमाते जा रहा है। मच ऑफ द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड फ्लैक्सिंग ऑफ इट्स मिलिट्री मस्कल्स इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश सेक्टर। चाइना लद्दाख में क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहा है, सिनो इंडिया बॉर्डर में क्या कर रहा है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि देखिए, जब तक दोनों देशों के बीच में सीमा में शांति स्थापना नहीं होगी तब तक के दोनों के जो रिलेशन हैं वो ठीक ठाक चलने वाले नहीं हैं। दिस इज ओनली लाइकली टू रिड्यूस रूम फॉर मैन्यूवर ऑन इंडियाज पार्ट एट ए टाइम व्हेन चाइना इज लॉन्चिंग सेवरल अदर रीजनल इनिशिएटिव टू चेकमेट इंडिया इन इंडियन ओशियन रीजन।
इसके अलावा जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ इंडिया की पावर को कम करने के लिए चाइना बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है, जैसे कि चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम which is seen participation by overwhelming majority of Indian Ocean states, जो कि बताता है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है जिसका दबदबा है वो कौन है, वो चाइना है। Also unlike India which seeks to limit the conflict with China to border issue, बस इंडिया तो खाली बॉर्डर तक ही सीमित है, लेकिन चाइना जो है ओशियन के ऊपर भी अपना कब्जा करते जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चाइना है आर्क ऑफ कन्फ्लिक्ट जो इंडिया के साथ में चल रही है, दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। वर्तमान समय में चाइना इंडिया को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया यूएस के करीब जा रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में आप जुड़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। फॉर इट्स पार्टनरशिप इन द क्वाड, आप क्वाड से भी जुड़ गए हैं जिसमें आ जाते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, एज वेल एज इट्स पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम सर्विलांस एक्सरसाइज विथ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप समुद्र में बहुत सारी एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। चीन इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिए भारत के विस्तारित पड़ोसी, ठीक है, यहाँ पर पड़ोस में नए देश की वो तलाश कर रहा है। वेस्ट एशिया एक बार फिर से एक ऐसा रीजन बन गया जहाँ पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है प्रोड्रेंट हो गया है। कैसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कभी भारत का दबदबा हुआ करता था, चीन की ताकतवर और कूटनीतिक आक्रामकता के लिए झुका हुआ प्रतीत हमको मालूम हो रहा है। इसके अलावा मिस्र जैसे पुरानों मित्रों तक पहुंच के भारत के प्रयासों के बावजूद ऐसा लगता है कि पश्चिम एशिया में प्रमुख मंथन को देखते हुए भारत को चाइना ने दरकिनार कर दिया है। ये सब कैसे हुआ? चाइना के कारण हुआ। नया चीन, ठीक है, इसके अलावा ईरान सऊदी अरब समझौते में बीच पर खड़ा हो गया है, कह रहा है कि हम आपके बीच में मध्यस्थता कराएंगे। कुल मिलाकर के भारत और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको वो पीछे ढकेलते जा रहा है। देखा जाए तो भारत कुल मिलाकर के चीन के शत्रुतापूर्ण इरादों से अनभिज्ञ नहीं है, वो सारी चीज़ें जानता है। ये चीन की हाइब्रिड युद्ध शुरू करने की जो क्षमता है अच्छी तरह से वाकिफ़ है, जिसमें साइबर रणनीति को अपनाना, हिमालय की नदियों को फिर से मोड़ माड़ के डैम बना करके पानी की राजनीति खेलना, ये सारी जो चीज़ें हैं भारत अच्छी तरह से जानता है। मतलब बिना लड़े चाइना जो है भारत को युद्ध में हराना चाहता है। नेबरहुड एंड रसिया की बात कर लें तो हम अपने नेबरहुड में कितना अपना प्रभाव डाल पाए हैं, चाइना कितना प्रभाव डाल पाया है, और रसिया और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, रसिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं फ्रंट पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं मणिपुर का जो वायलेंस चल रहा है। मणिपुर में वायलेंस क्यों हुआ है? यहाँ पर सरकार ने क्या काम करी है, जो नॉन एससी कम्युनिटी के पीपल हैं उनको सरकार ने रिजर्वेशन दे दी। जब रिजर्वेशन दे दी तो यहाँ के जो एसटी लोग हैं ना, उनमें गुस्सा फूट आया और यही गुस्सा फिर वायलेंस में धीरे धीरे बदल गया पूरे मणिपुर में। केंद्र सरकार को ये हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आगजनी की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सेंटर हैज़ टेकन ओवर कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी इन वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर की सिक्योरिटी को टेक ओवर करना पड़ गया, मतलब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया यहाँ की सिक्योरिटी को। यहाँ पर 12 कंपनी को डिप्लॉय किया, यहाँ पर 1000 पर्सनल लोगों को डिप्लॉय किया गया। किसके थे ये? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। एंड एयर लिफ्टिंग एंटी रियोट व्हीकल्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसके अलावा एयरलिफ्ट किया जा रहा है जो एंटी रियोट व्हीकल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से।
लगभग 3200 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है, एज वेल एज आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स की टीम भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है थर्सडे के दिन से ही। आर्टिकल 355 लगाया गया है देयर सो दैट सेंट्रल टेक्स मोर अटेंशन ऑन अफेयर्स ऑफ स्टेट। केंद्र सरकार के पास में पावर आ गई है कि वो स्टेट में अब शांति बहाली करने के लिए कुछ प्रयास करेगी। इसके बाद आर्टिकल जो 355 होता है ये एम्पावर कर देता है केंद्र सरकार को कि वो जितने भी नेसेसरी स्टेप है वो लेगी, ठीक है, ताकि यहाँ जो हिंसा की घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वायलेंस हमको देखने को मिल रहा है वो ख़त्म हो जाए। तब जा कर के ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है स्टेट को अगेंस्ट इंटरनल डिस्टरबेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। दो चीज़ें हैं, तब जा कर के आर्टिकल 355 लगाया जाता है। एक तो कुछ आंतरिक ही हिंसा झड़प हो गई है और दूसरा या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है। फिर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हैज़ डिनाइड इन्वोकिंग आर्टिकल 355। फिर भी यदि देखा जाए ना तो आर्टिकल 355 को इन्वोक करने के लिए लगभग केंद्र सरकार मना ही कर रही थी। यहाँ पर हमारे लिए आर्टिकल 355 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 355 मतलब अनुच्छेद 355 कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रावधान को बताता है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि यदि कहीं बाहरी आक्रमण हो गया, अंदर में अशांति चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इससे राज्य की वो रक्षा करे। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के हिसाब से ही काम करेगी। आर्टिकल 355 आपातकालीन प्रावधानों का ही एक पार्ट माना जाता है, जो संविधान के भाग कहाँ पर शामिल हैं 10 और जो 352 से लेकर के 360 तक आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो संविधान का जो 18वें नंबर का भाग है यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 356 और 55 के बीच में क्या रिलेशन है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में संवैधानिक सिस्टम फेल होने पर या फिर व्यवधान या अवरोध की स्थिति होने पर राज्य सरकार के कामों को अपने अंडर में ले लेती है। इसको ही हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या बेस हो सकता है? तो दो ही बेस हो सकते हैं। 356 नंबर का जो आर्टिकल है राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो इसकी घोषणा करेगा यदि राज्य में ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। पहला बात ये है। आर्टिकल 365 के हिसाब से देखें तो जब कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन नहीं करेगा या उसको लागू नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति के लिए मानना वैध हो जाता है कि ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। संसदीय अनुमोदन और अवधि। राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का क्या परिणाम होगा? राष्ट्रपति शासन यदि लगा है उसका मतलब ये है राष्ट्रपति के पास पावर मिल गई है कि वो राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल, ठीक है, की जो पावर है उसको अपने पास ले ले। वो घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायिका की शक्ति का प्रयोग संसद कर सकती है। वो राज्य में किसी भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन सहित अन्य सभी कदम भी उठा सकता है। फिर क्या इसकी समीक्षा की जा सकती है? 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम के आर्टिकल 356 को अंतिम और निर्णायक रूप से लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि, जिसे किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। 1975 का 38वां संविधान संशोधन किया गया था। कहते हैं कि आप इसको चुनौती नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 1978 में संशोधन किया गया जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मतलब उसने सही काम किया है कि नहीं किया है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है।